हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 166 है। 165 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं देश का गलत युग्म बताइए। सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया, माउंट रेनियर ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका, टकाना ज्वालामुखी मैक्सिको, कटमई ज्वालामुखी चिली। देखिए, कुछ ज्वालामुखी का नाम दिया गया है और उनका देश भी दिया गया है सामने। इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। देखिए, सेमेरू ज्वालामुखी ये कहाँ की ज्वालामुखी है? तो ये आपका इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है। ठीक है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी ये संयुक्त राज्य अमेरिका की ज्वालामुखी है। टकाना ज्वालामुखी ये मैक्सिको की ज्वालामुखी है। और कटमई ज्वालामुखी ये चिली की नहीं है, ये जो है कि अलास्का की ज्वालामुखी है। और इसे जो है कि हजारों घुआरों की घाटी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यह आपका गलत है, डी ऑप्शन। वालिम घाटी का संबंध किस देश से है? पापुआ न्यू गिनी, हांगकांग, नेपाल, न्यू साउथ वेल्स। वालिम घाटी का संबंध किस देश से है? तो यह है आपका पापुआ न्यू गिनी से इसका संबंध। ए ऑप्शन आपका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ संस्था का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में इनके संस्थापक का नाम दिया गया है। मद्रास महाजन सभा, बी राघवाचारी व एस अय्यर, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, महात्मा गांधी, क्रांतिकारी समाजवादी दल, मुंशी प्रेमचंद, प्रगतिशील लेखक संघ, सौमेंद्र नाथ टैगोर। देखिए, मद्रास महाजन सभा, ठीक है, इसकी स्थापना जो है कि मई 1884 में किया गया था और इसके जो संस्थापक थे वो बी राघवाचारी व एस अय्यर थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसका जो है कि स्थापना कब किया गया था? तो 1918 में इसका स्थापना किया गया था और इसके संस्थापक जो है कि महात्मा गांधी थे। क्रांतिकारी समाजवादी दल, इसकी स्थापना 1940 में किया गया था और इसके जो संस्थापक थे सौमेंद्र नाथ टैगोर थे। प्रगतिशील लेखक संघ, इसके संस्थापक मुंशी प्रेमचंद्र थे। तो ये हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की 1 2 4 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? दीवान ए आम फतेहपुर सिकरी, दीवान ए खास फतेहपुर सिकरी, जहांगीर का मकबरा, शहादरा लाहौर, नगीना मस्जिद दिल्ली। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म गलत है। दीवान ए आम ये कहाँ पे है? तो ये फतेहपुर सिकरी में है। दीवान ए खास ये भी आपका फतेहपुर सिकरी में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? तो शहादरा लाहौर में है। और नगीना मस्जिद ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में नहीं है। नगीना मस्जिद आपका कहाँ पे है? तो आगरा में है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया आगरा का जो नगीना मस्जिद है। देखिए, नगीना मस्जिद जो है कि 2 है। एक तो मान लीजिए आगरा में है और एक कहाँ पे? तो ये आपका गुजरात में है। ठीक है, दूसरा कहाँ पे है? तो दूसरा गुजरात में है और ये जो है कि आगरा में है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। मुगल शासक या उनके मकबरे का गलत युग्म बताइए। हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा आगरा, शाहजहां आगरा, औरंगजेब दिल्ली। देखिए, मुगल शासकों का नाम दिया गया है और उनका मकबरा का बताना है कि कहाँ पे है, उसमें से गलत युग्म बताना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो हुमायूं का मकबरा जो है कि दिल्ली में है। ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो ये भी आगरा में है
और औरंगजेब का मुकाबला कहाँ पे है, तो दिल्ली में नहीं है, ये जो है कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के दौलताबाद में। ठीक है, औरंगजेब का मुकाबला कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के दौलताबाद में है ये। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। महत्वपूर्ण पतन एवं देश का गलत युग्म बताइए। ऑकलैंड न्यूजीलैंड, कोलंबो श्रीलंका, कोपेनहेगन डेनमार्क, केप टाउन मिस्र। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह का नाम दिया गया है और देश का नाम दिया गया है उसके सामने, उसमें से आपको गलत युग्म बताना है। ठीक है, ऑकलैंड बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये आपका न्यूजीलैंड में पड़ता है। ठीक है, कोलंबो बंदरगाह ये आपका श्रीलंका में पड़ता है। कोपेनहेगन ये पतन कहाँ पे है, तो डेनमार्क में है। और केप टाउन कहाँ पे है, तो केप टाउन आपका मिस्र में नहीं है, ये आपका साउथ अफ्रीका में है। तो ये हो जाएगा आपका गलत, डी ऑप्शन। महत्वपूर्ण साहित्यकार एवं उनके जन्म स्थान का गलत युग्म बताइए। रामानंद इलाहाबाद, रैदास काशी, रसखान अमरोहा, मलिक मोहम्मद जायसी आगरा। देखिए इसमें से कुछ साहित्यकार का नाम दिया गया है और उनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, उसमें से आपको गलत युग्म बताना है। देखिए रामानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो आज के डेट में प्रयागराज है। रैदास इनका जन्म काशी बनारस में हुआ था। रसखान इनका जन्म अमरोहा में हुआ था। और मलिक मोहम्मद जायसी इनका आगरा में नहीं हुआ था। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी इनका जन्म लखनऊ के आसपास है, जायस। ठीक है, लखनऊ के पास में है ये जायस नामक स्थान, वहाँ पे जो है कि इनका जन्म हुआ था। देखिए इनका मूल नाम जो है कि मलिक मोहम्मद ही है। ये जायसी जो है कि यहाँ पे ये जन्मे थे जायस में, इसलिए है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। असत्य कथन की पहचान कीजिए। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में दी गई है। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 118 में दी गई है। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता और धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। देखिए जो वित्त विधेयक है उसको पारित करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 117 में दी गई है, यह आपका सही है। देखिए धन विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 118 में दी गई है, ये गलत है। देखिए जो धन विधेयक है उसको पारित करने की प्रक्रिया किस में दिया गया है, तो उसको पारित करने की प्रक्रिया जो है कि अनुच्छेद 109 में दिया गया है। ठीक है, 109 में दिया गया है धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। देखिए जो धन विधेयक होता है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ये पेश कहाँ पे किया जाता है, तो ये केवल आपका लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। ठीक है, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता है। देखिए जब धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में, तो इसके पहले जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनसे सहमति लेना आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद से धन विधेयक को हम लोकसभा में पेश करते हैं। लोकसभा में पारित होने के बाद से ये कहा जाता है तो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में 14 डेज तक वहाँ पे रहता है। अगर 14 डेज के अंदर राज्यसभा इसको पारित कर देता है तो ठीक है, नहीं पारित करता है तो ये जो है कि 14 दिन के बाद जो है कि ऑटोमेटिकली ये पारित समझा जाता है जो धन विधेयक होता है। ठीक है, तो ये भी आपका देखिए पहला भी सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। और धन विधेयक के संबंध में जो संयुक्त बैठक होती है इसका प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है संविधान में, तो ये भी आपका सही है। गलत कौन सा है आपका, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोर्ट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। संसद की प्राक्कलन समिति में राज्यसभा में से 7 सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें सही उत्तर बताना है। देखिए बहुत सारी समितियां हैं संसद की जिसमें प्राक्कलन समिति के बारे में बात की जा रही है। देखिए प्राक्कलन समिति में बताया जा रहा है कि यहाँ पे राज्यसभा में 7 सदस्य शामिल होते हैं। अगर हम बात करें प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति ये जो है कि संसद की अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, और इस समिति का गठन जो है कि केवल कहाँ पे होता है, तो केवल लोकसभा में होता है। राज्यसभा में इस समिति का गठन नहीं होता है। और यहाँ पे दिया गया है कि राज्यसभा में 7 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इस समिति का गठन तो केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता ही नहीं है, तो ऐसे ही ये गलत हो जाएगी। देखिए जब लोकसभा में इसका गठन होता है
तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में टोटल जो है कि 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत है। लोक लेखा समिति के बारे में अगर हम बात करें तो लोक लेखा समिति में कुल जो है कि 22 सदस्य होते हैं। 22 में जो है कि 15 आपके होते हैं कहाँ के? लोकसभा के, और 7 होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, 15 7 22। तो 15 लोकसभा में और 7 जो कि राज्यसभा में, टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं। यह आपका सही है, पहला क्या है? गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 2 सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया है? 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1970 द्वारा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1965 के द्वारा। देखिए बात क्या की जा रही है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो वो है आपका 30वां संविधान संशोधन जो कि 2000 में हुआ था। इसके द्वारा आपका अनुच्छेद 243 का ड जोड़ करके, ठीक है, 243 का ड जोड़ करके अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। देखिए 73वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये आपका 1972 में नहीं हुआ था, ये 1992 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम ये भी आपका 1992 में हुआ था। और 61वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1989 में हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। सितंबर 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, बिल्कुल सही है। लेकिन ये किस वर्ष ये गठित किया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था वो जो है कि 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में ये गठित किया गया था, ये भी आपका सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 48 का क कृषि और पशुपालन का संगठन। इसमें आपको गलत युग्म बताना है। देखिए अनुच्छेद 39 क्या कहता है हमारे संविधान का कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39 में। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान अनुच्छेद 43 में किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 48 के क में कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये आपका गलत है। देखिए जो 48 का क है इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? 48 का जो क है इसमें प्रावधान किया गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 48 के क में, ठीक है। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 48 में। देखिए अनुच्छेद 48 में इसका प्रावधान किया गया है और 48 के क में किया गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा के बारे में प्रावधान। तो ये आपका गलत है और पूछा जा रहा है कि गलत युग्म कौन सा है। भारत संविधान के भाग से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 3 मौलिक कर्तव्य, भाग 2 नागरिकता। देखिए संविधान का जो भाग 5 है उसमें जो है कि संघ का वर्णन किया गया है और ये जो है कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक इसका
प्रावधान किया गया है। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य कहाँ है, तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में इसका वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्य का, न कि भाग 3 में। भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है, तो भाग 3 में वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार का, जो कि आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका प्रावधान किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, ये आपका अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गलत युग्म कौन सा है, तो गलत तो आपका सी वाला है ना, क्योंकि भाग 3 में आपका फंडामेंटल्स राइट्स है और मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य सूरत से प्रारंभ किया और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। इसमें से आपको सही कथन बताना है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास जो है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना कार्य कहाँ से शुरू किया, तो ये जो है कि सूरत से प्रारंभ किया, ये भी आपका सही है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है कि वारेन हेस्टिंग्स था, ये भी आपका सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की 1, 2 और 3 तीनों सही है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, एटली, चर्चिल, वेवेल, माउंटबेटन। देखिए भारत की स्वतंत्रता कब हुई, 1947 में, ठीक है, भारत स्वतंत्र हुआ। और 1947 के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे इटली थे, ठीक है। चर्चिल ये भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं बट इटली से पहले रहे हैं। वेवेल और माउंटबेटन ये दोनों क्या रहे हैं, तो ये दोनों भारत के वायसराय रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि बीते दशक से इस बार जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत की साक्षरता दर में कितने फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 5.50%, 6.80%, 9.20%, 11.20%। देखिए 2011 का जो जनगणना हुआ 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना में पूछ रहा है कि मतलब कितने फीसदी का साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई, तो लगभग बढ़ोतरी हुई है आपका 9.20% लगभग में, ठीक है। अच्छा आप लोग ये बताइएगा कि 2001 में जो साक्षरता दर था वो कितना था और 2011 में साक्षरता दर कितना था, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर से मुझे बताइएगा। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था। 1951, 1955, 1952, 1953। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। और टेलीग्राम का ये हमारा चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।